हाय, हाउ आर यू ऑल? तो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट अभी तक हमने पढ़ा क्या है? ये एक नया चैप्टर, नया करंट तरह का आ गया। अभी तक हम पढ़ के आए हैं डीसी करंट के बारे में। किसके बारे में जी? टिल नाउ हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है भैया डीसी करंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है जी हमने? अबाउट डीसी करंट। दूसरा तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, बैटरी तो पढ़ रहे थे हम, अब तक बैटरी से करंट ले रहे थे। चलो जी, अब इसका मतलब क्या है? डीसी डायरेक्ट करंट मतलब स्टेबल करंट। कैसा करंट? स्टेबल करंट, या फिर हम कह देते हैं कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट का आप जी इसका बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? मतलब अभी तक आप पढ़ रहे थे कि बैटरी 2 एम्पियर करंट दे रही है, 4 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट सर्किट के अंदर। ऐसे करके आप ये वाले सर्किट सॉल्व कर रहे थे। रेजिस्टेंस लगा दिया आपने आर आर, बैटरी कनेक्ट कर दी ई, तो यहाँ से कितना करंट आया, तो आप आई इज इक्वल्स टू ई बाई 2 आर ऐसे करके करंट निकाल रहे थे। अब तक ये सब कुछ आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अब हमारे जो, अगर मैं आपको कहूं कि आपके घर की बात करते हैं, चलो ठीक है। आपके घर में जितने भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन आवर हाउस, वो क्या है? उनको किसकी जरूरत होती है? एसी की। जो आपके घरों में जो बिजली आ रही है, जो लाइट आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, वो क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, वो एसी है। क्लियर है? वो फ्लक्चुएट होती है। तो हमें इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि एसी है क्या। अगर मैं यहां पे इस बैटरी की जगह एसी सोर्स लगा दूं, एसी सोर्स लगा दूं, ठीक है। पहले मैं बैटरी ले रहा था, जैसे 2 वोल्ट की बैटरी ले रहा था। हम मानना है 2 वोल्ट का मैं एसी सोर्स ले लूं, तो फिर मैं इस सर्किट को कैसे सॉल्व करूंगा? क्लियर है? हमने सीखा कि भैया आर एल ऐसे लगाया था ना, आर सी सर्किट सॉल्व करना सीखा बैटरी लगा लगा के। आर एल सीखा, आर सी सीखा, वहां पर टाइम कांस्टेंट निकालते थे हम, ऐसे करके फिर उस सर्किट को सॉल्व करते थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहां ये जो सर्किट है, मान लो आर, ये आर एल जो था, वहां डीसी की जगह अगर मैं एसी सोर्स लगा दूं, तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा? करंट कैसे निकालूंगा? ये सब बातें हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें अलग से चैप्टर है, तो इसका मतलब अलग से सारी चीज पढ़नी पड़ेगी। करंट निकालने के तरीके भी अलग होंगे, रेजिस्टेंस निकालने के तरीके भी अलग होंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर में क्लियर होंगी, क्योंकि मजा इसलिए आएगा क्योंकि आपके घरों में सेम चीज है। तो आपको पता ही है, आप एसी से थोड़े फेमिलियर, और पूरे वर्ल्ड में जो एक्सेप्टेड है वो क्या है? एसी। सो एसी तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट ही चल रहा है हर जगह। हमारी जितने डिवाइसेस हैं जो घर में हमारे, हम जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वो सब किस पे बेस्ड है? एसी पे बेस्ड है। तो अब हम शुरू करते हैं एसी के बारे में। तो चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर क्या है, क्या पढ़ेंगे हम, क्या सीखेंगे हम। तो हमारे पास क्या है कि हम जो डेली लाइफ है हमारी, थोड़ा लिख लेते हैं इस बात को, डेली लाइफ है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? एसी। एसी बोले तो करंट वेरी विद टाइम बेटा, ठीक है। यानी कि करंट वेरी विद टाइम मतलब जो सोर्स है इसका, जो सोर्स है, सोर्स हैज सम फ्रीक्वेंसी। या फिर इसी बात को कैसे बोल देते हैं कि करंट हैज सम फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? डेली लाइफ का क्या मतलब है? डेली लाइफ का मतलब है कि जो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन आवर हाउस इज रिक्वायर्ड, उनको चलाने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है? अल्टरनेटिंग करंट की बेटा। इतना समझ में आ रहा है? अब एसी क्या होता है, तो हम थोड़ा सा, ये तो पता चल गया कैसे कैसे है, ठीक है, वेरी कर रहा है। तो हम पर्टिकुलरली एसी के बारे में शुरू करते हैं।
यहां से आपका ये मान लो चैप्टर शुरू हो गया। तो एसी आप किसको बोलोगे कि एसी क्या होता है? ठीक है, वेरी कर रहा है, विद टाइम वेरी करता है, लेकिन एसी है क्या? तो एसी के बारे में दो बातें हैं, दो बातें हैं। ठीक है बेटा, पहली बात, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट रेगुलर टाइम इंटरवल, दैट इज, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि जो भी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो हम सबको एसी बोल देंगे। तो हमने एसी किसको डिफाइन किया है, हम वो बात कर रहे हैं। कैसा? ऐसा करंट या ऐसा वोल्टेज जो रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपना चीजें चेंज कर रहा हो। एसी जब मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूं तो वोल्टेज की भी बात हो रही है। मैं अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरी बात जो एसी की पहचान है तुम्हारे लिए, हमने किसको डिफाइन किया है? इट मस्ट हैव कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। तो अब इस बात से कुछ बच्चों के समझ आ रहा होगा आपके कि सर ये क्या बात लिख दी, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन रेगुलर इंटरवल चेंज करना चाहिए, सर थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा देखो, इसके एग्जाम्पल देखो, आपके समझ में आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल ऑफ एसी की बात करते हैं, ध्यान से देखते रहना। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है जी, ये तुम्हारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी आई नॉट इसकी, ये कितनी होगी? माइनस आई नॉट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम क्या जी? साइनोसोडियल एसी। ठीक है जी, यानी कि आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन दिख रहा है आपको? ये साइन ओमेगा टी यानी कि हार्मोनिक फंक्शन। तो ये वो एसी है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो हम पढ़ेंगे। क्या हमारी सारी बातें फॉलो कर रहा है? देखो, करंट पहले क्या है? पॉजिटिव है, फिर इस 0 to t/2 के लिए है, फिर t/2 से t, ये देखो फिर डायरेक्शन चेंज कर गया। क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है? बिल्कुल सही बात है। तो हम इस चैप्टर में इस एसी को पढ़ेंगे, साइनोसॉडियल एसी, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, अब और फॉर्म भी देख लेते हैं एसी की, आपको पहचान ना आ जाए। और फॉर्म कैसी है जी? तुम्हारा ये हो गया जी, एक ये एसी हो गया तुम्हारा जी। ठीक है, ये आई हो गया, तो यहाँ जी आई नॉट है, या माइनस आई नॉट है। ठीक है, इस एसी को बोलते हैं, ये भी सेम है, स्क्वायर एसी। कंडीशन फुलफिल कर रहा है तुम्हारी, पीक वैल्यू आई नॉट और एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, देखो नीचे चला गया, फिर पॉजिटिव अगले। तो इस तरीके से ये खुद को रिपीट कर रहा है, स्क्वायर एसी बोलते हैं इसको। और एग्जाम्पल हैं जी आपके, और एग्जाम्पल क्या है जी आपके? एक आपका कुछ ऐसे हो गया, ये भी तुम्हारा जी, ये क्या है? आई नॉट, यहाँ जी माइनस आई नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं जी हम, ट्रायंगुलर की शेप है तो ट्रायंगुलर एसी। लेकिन पढ़ते नहीं हम इनके बारे में, लेकिन ये सब एसी की फॉर्म ही है। हम कौन सी पढ़ते हैं याद रखना, हम यहां से चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको क्या है। देखो कंडीशन फुलफिल कर रहा है अगेन, ये तुम्हारा यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक, फिर एक रेगुलर टाइम इंटरवल फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट, पहले ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और एम्पलीट्यूड क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। ठीक है जी, दूसरा, एक लास्ट वाला पूछेगा तो इन चारों में से ही कई बार ग्राफ देके पूछ लेता है आपसे, तो इसलिए ये लिखवाने जरूरी है, तो कि आपको पता रहे। अब आपको शायद समझ बन गई होगी कि अच्छा मैं क्या बताना चाह रहा हूं।
ठीक है जी। ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चे? आई नॉट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रिपीट कर रहा है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे रिपीट करता जा रहा है रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद। तो इस वाले को बोलते हैं हम सॉटूथ एसी। ठीक है ना? तो एसी की आपने फॉर्म कौन कौन सी पढ़ी? ये 4 फॉर्म आपके मैंने लिखवाई हैं, साइनोसोडियल, स्क्वायर एसी, ट्रायंगुलर एसी, सॉटूथ एसी। ठीक है। अब थोड़ा नॉन एसी के भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको पहचान में आए। धीरे धीरे चैप्टर में आपका बिल्ड करूंगा और आपके पूरी उम्मीद करूंगा कि जब आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल आप बना रहे होंगे तो आपके हर एक तरह के सवाल बनेंगे। मैं इस चैप्टर में इतना कवर अप करूंगा और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल क्लास जैसे फीलिंग आए, बिल्कुल वैसे ही पढ़े हम जैसे कि आप क्लास में बैठे हो। एग्जाम्पल ऑफ नॉन एसी, इसका एग्जाम्पल देखते हैं जी। चलो जी, एग्जाम्पल देखते हैं। तो सीधी सी बात है, पहले हम ये बना लें बच्चे। ग्राफ तो बनाने ही है, उसी से पता चलेगा। तो एक ग्राफ तुम्हारा ये हो गया। ठीक है जी। ये करंट है तुम्हारा यहाँ, ये टाइम है इधर, यहाँ भी सेम था आई और टी। टी टाइम के साथ हम देख रहे हैं करंट कैसे चेंज हो रहा है। दूसरा ग्राफ आपका आ गया जी, ये वाला। मान लो ऐसे है। ठीक है जी। फिर अगला ग्राफ हमने बनाया जी तुम्हारा कुछ इस तरीके का। ठीक है जी। ये आपको दिख रहा होगा एम्पलीट्यूड लगातार घटने लग रहा है। तो इस वाला तो आपको समझ ही गए होंगे, ये क्या लिख दिया? डीसी। तो एसी तो हो ही नहीं सकता। अब देखो ये वाला, देखो ये वाला रिपीट ही नहीं कर रहा है वैल्यू। एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन रिपीट ही नहीं कर रहा वैल्यू, नेगेटिव तो हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या है? इसको क्या बोलेंगे हम अगर वैल्यू चेंज नहीं कर रहा? पल्सेटिंग डीसी, वेरिएबल डीसी बोल देते हैं हम जिनको। दूसरे वाला ये वाला है तुम्हारा डैम्प्ड एसी। ठीक है नॉन एसी, इसको हम एसी में कंसिडर नहीं करेंगे। डैम्प, डैम्प मतलब ये देखो एम्पलीट्यूड ठीक है, प्लस माइनस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, प्लस माइनस डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड तुम्हारा क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो हम जो हमने डिफाइन कर रखा है एसी की डेफिनेशन के हिसाब से, ये उसमें सेट नहीं बैठता। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एसी किनको बोलेंगे। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हम जिस एसी को पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कौन सा? सिंपल हार्मोनिक टाइम डिपेंडेंस। यानी कि हम कौन सी पढ़ना चाहते हैं? हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है जी। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कौन से वाला? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस फॉर्म में बोल दो या इस फॉर्म में बोल दो, एक ही बात है, कोई नहीं। क्योंकि यही जो है तुम्हारा, जो ये सिंपल हार्मोनिक, जो तुम्हारी ये फॉर्म है, सिंपल हार्मोनिक जो फॉर्म है, यही तुम्हारी यूनिवर्सल है, एक्सेप्टेड। यानी कि हर जगह यही है, हर कंट्री में, पूरी दुनिया में यही चलती है। और जो पावर कंपनीज भी हैं वो भी जो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं वो एसी की फॉर्म में ही। ठीक है। पावर कंपनी आपने सुना होगा कि भाई अडानी के पास
तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वगैरह वगैरह, अडानी बिजली बेच रहा है, या आप रिलायंस वाली बिजली यूज कर रहे हो, या गवर्नमेंट बिजली प्रोवाइड कर रही है, तो वो सब जो बनाते हैं और जो बेचते हैं, सेल करते हैं, वो एसी की फॉर्म में ही होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने अपने डिवाइसेस वगैरह सब उसी बेस पे बनाए हैं। तो हमें अब वो सर्किट पढ़ने हैं, तो उन सर्किट के अंदर करंट कैसे सॉल्व होगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे उसका, क्या वो सिंपल ऐसे ही हो जाएंगे जैसे पहले कर रहे थे, तो वो सब बातें अभी हम जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना। तो मैं कौन सी वाली की बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो एक बार बना लेता हूं मैं। आईओटी। ठीक है जी। अब जो इंडिया के अंदर है हमारे, जो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली क्या है, इसके पास फ्रीक्वेंसी है जो इंडिया के अंदर है, वो हम 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी से करंट वेरी करता है। ये किसके अंदर है, हमारी इंडिया के अंदर। अगर हम यूएसए की बात करें, तो वहां जो ये वेरी करता है, जो करंट है, जो हम फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की यूज करते हैं, वो 60 हर्ट्स के करीब यूज करते हैं। ठीक है। इंडिया के अंदर हम 50 हर्ट्स। तो आपका जो करंट आपके घरों में आ रहा है, उसका जो फ्लक्चुएट होने का जो फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी है, 50 हर्ट्स। क्लियर है जी। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, धीरे धीरे चैप्टर बिल्ड करेंगे। थोड़ा नया है चैप्टर, लेकिन बहुत आसान है, सबसे आसान चैप्टर आपको यही लगेगा। आई विल बी इक्वल्स टू बच्चे आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है, आई नॉट को हम बोलते हैं हम पीक वैल्यू। इसमें वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, पीक वैल्यू, या फिर आप बोलते हैं जी मैक्सिमम वैल्यू। चलो जी। और क्या बोलते हैं सर, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो ये तीन नाम जब भी आपको दिखाई दें, तो आपको क्या दे रखा है, आई नॉट की वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ बच्चे करंट। ठीक है। ओमेगा को क्या बोल दिया सर फिर, ओमेगा तो हम पहले से ही जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 11th में जब हम एसएचएम पढ़ते हैं तो याद आ गया होगा। सिमिलरली ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। तो तुम्हारा एफ क्या हो गया, ओमेगा बाई 2 पाई। और एफ को क्या बोलते हो आप, फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी ध्यान रखना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है सवाल में या फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं, पहले छोटा सा सवाल लेते हैं। आज का लेक्चर जो है वो उसमें मैथ्स ही सीखना है। एसी की फिजिक्स तो सर्किट कैसे सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट लेक्चर में शुरू होगी। तो जी, सवाल पहला क्या है, क्वेश्चन आ गया आपको, मान लो फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज for V is equals to 200 sine 400 pi t at t is equals to 1/800 सेकेंड। ये पूछ लिया, सिंपल सवाल है। तो ये ऐसे सवाल आप जो टाइम पे आप डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की वैल्यू निकालते आए हो एसएचएम में, अगर मैं आपको थोड़ा सा एसएचएम चैप्टर की याद दिलाऊं, ठीक है, तो यहां भी सेम करेंगे। पहले हम देखते हैं मेथड 1, जो नॉर्मल मेथड है, और फिर हम फेजर वाला यूज करेंगे। मेथड 1, तो मेथड 1 क्या कहता है, तुम्हें कोई से भी करो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी है, दोनों आसान है। तो v इज इक्वल टू क्या है, 200 साइन 400 पाई इंटू टी की वैल्यू 1/800 रख दो, कट गया। यानी कि v विल बी इक्वल टू 200 साइन, ये 2 आ गया, यानी कि साइन पाई/2, यानी कि v की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, 200। आंसर। अब मेथड 2 की बात करें, सर मेथड 2 क्या कह रहे हो आप, आपको दिख रहा है कि हार्मोनिक फंक्शन है, तो फेजर से भी सॉल्व हो सकता है, जैसे हम एसएचएम में करते थे मेथड 2। तो उसके लिए हम क्या करते थे, चिड़िया उड़ाते थे। ठीक है जी। चिड़िया उड़ाने का मतलब क्या था, हमने कौन सा फेजर सॉल्व किया था, वर्टिकल वाला, यानी कि ये वी नॉट है, ये माइनस वी नॉट, ये एम्पलीट्यूड हो गया, और टी इज इक्वल टू 0। और हम चिड़िया कहाँ से उड़ाएंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये तुम्हारा क्या रहेगा, ओमेगा, आप ऐसे मूव करोगे,
तो अगर आप ध्यान से देखो, आपने कितने टाइम बाद का बताना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू t/800। तो मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू, निकाल लूँ मैं, ओमेगा इंटू टी। सेम ही बात है। तो ओमेगा कितना है, 400 पाई। 400 पाई। बस ये मेथड इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एसएचएम भी थोड़ा सा याद आ जाए, तो बढ़िया रहेगा। इंटू 1/800। 1/800 इसका मतलब है आपको क्या है जी, ये कितना हो गया 2, यानी कि थीटा कितना हो गया π/2, यानी कि कितना रोटेट करेगा π/2। अब मुझे सबसे पहले इसकी इनिशियल पोजीशन देखनी है। तो यार t इज इक्वल टू पे एक बार ये देख लो, ये है कहाँ इनिशियली। t इज इक्वल टू 0 जब आप रखोगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, साइन 0 0। तो इसका मतलब इसकी ये वाली पोजीशन क्या आ गई, ये चिड़िया की इनिशियल पोजीशन है। ये इनिशियल पोजीशन है, ऐसे ही सिखाया था। अब चिड़िया उड़ना शुरू करेगी, कितना उड़ेगी चिड़िया, अगर आप ध्यान दो, कितना, π/2, यानी कि कितना π/2, यानी कि यहां से उड़ना शुरू करेगी, कहां पहुंचेगी, ये π/2 सफर करेगी और यहां पहुंच जाएगी। तो ये इसकी यहां फाइनल पोजीशन होगी। फाइनल पोजीशन कहां पहुंची है, अब मुझे इसकी प्रोजेक्शन लेनी होती है, ये वाला। भाई अगर वो यहां आती तो मैं ये वाली इतना चला वो, ठीक है, लेकिन ये तो यहीं पहुंच गया एंड पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये वी नोट के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो इसकी तो परछाई कहाँ, वी नोट पे ही पड़ेगी। भाई जब ये वी नोट पे ही, तो यहाँ तो इसकी प्रोजेक्शन क्या लोगे आप, तो वी नोट पे ही है, तो इसलिए इसका सीधा आंसर आपको पता चल गया। आंसर क्या आएगा, वी नोट विल बी इक्वल टू 200 वोल्ट, जो कि आपके आंसर इससे मैच हो रहा है। सीधी सी बात है। और एक सवाल कर लेते हैं, थोड़ा आपको बढ़िया मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यही थोड़ा फेजर से और उससे दोनों से कर लेते हैं। एक और सवाल, फाइंड आउट, और कंफर्टेबल हो जाओगे। फाइंड आउट सेम इंस्टेंटेनियस करंट for I is equals to I naught sin omega t at t is equals to t/8। ठीक है जी, यहां निकालना है, यहां निकालना है, कोई बात नहीं। मेथड 1 देखते हैं जी। मेथड 1 क्या कहता है, I विल बी इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, तो आप वैल्यू पुट करो। तो I कितना हो गया बच्चे, I नॉट आया, साइन, और ओमेगा मैं जानता हूं, ओमेगा क्या होता है, 2π/t। तो ओमेगा की जगह क्या रखो, 2π/t, टोटल टाइम पीरियड इनटू, भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी का और उसका टाइम पीरियड का ये रिलेशन होता है। अब तुम्हारा वो क्या हो गया, टी टाइम कितना गिवन है आपको, t/8 पे बताना है, काट दो, यानी कि आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट साइन π/4, यानी कि आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट √2। आंसर आ गया। चलो जी, मेथड 2 से देखते हैं क्या आता है जी हमारा। मेथड 2, मेथड 2 क्या कह रहा है बच्चे, ये तुम्हारा है फेजर। ठीक है जी, यहाँ फेजर में वर्टिकल पढ़ता हूँ तो -I0। ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, I0। बाकी ये कहाँ वेरी करे, माइनस, इसकी लिमिट क्या होती है, -1 to 1। तो ये तुम्हारा कहाँ वेरी करेगा, ऐसे। ठीक है, जैसे एसएचएम में सॉल्व करते थे। इनिशियल पोजीशन कहाँ है तुम्हारी, t इज इक्वल टू 0 पे, ये 0 ही है, तो t इज इक्वल टू 0, ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी। अब ये कितना घूमेगा t/8 में, देखो एक बार, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, यानी कि 2π/t इंटू t/8, यानी कि π/4। कितना रोटेट करेगा, π/4। π/4 का मतलब है, रोटेट कराओ इसको, चिड़िया पहुंच गई यहाँ उड़ के। ठीक है, कितना, π/4। इसकी प्रोजेक्शन कहाँ लेते हैं हम, वर्टिकल। जो प्रोजेक्शन होगी वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, क्योंकि ये 0 से कहाँ जा रहा है, I0। तो ये बीच वाला ये निकालना है मुझे, तो ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस की यहाँ पहुंच गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये π/4 45, तो ये भी 45। अब ये कितना होगा, I0, क्योंकि ये I0 है, तो ये रेडियस तो रेडियस ही रहेगी, ये तो सब सब I0 ही रहेगा। ठीक है, वही एसएचएम में। तो ये कितना बना तुम्हारा, सेम I0 cos 45, यानी कि I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I0/√2, सीधा फेजर से। तो आप
इस मेथड 2 से करो या मेथड 1 से करो। एसएचएम में हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये एसएचएम, किसी बच्चे को अगर फिर भी समझ ना आ रहा हो तो थोड़ा सा वो जाके वापस थोड़ा सा एसएचएम रिवाइज कर ले, तो उसको वर्टिकल प्रोजेक्शन पे आप देखोगे तो ये मैंने वर्टिकल के लिए सॉल्व किया है। इसको हॉरिजॉन्टल से भी करते हैं, उसके लिए फिर अलग होता है, लेकिन अपन वर्टिकल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। वर्टिकल के लिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट होता है और आई नोट से आई माइनस आई नोट के बीच में ये क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है वहां पे पार्टिकल। तो ये एसएचएम में जाके आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा। बाकी आप सिंपल यहाँ इसका भी यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बस मैंने हल्का सा रिकॉल कराने के लिए आपको बता दिया है। देखो जी, अब ये आपको फील दिलाई है कि मैंने कि ये तुम्हारा क्या है, एसएचएम है, तो इन एसएचएम की तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ये अल्टरनेटिंग करंट सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है और एसएचएम की तरह से भी इसमें वही मेथड यूज होंगे। तो इसलिए बस मैंने थोड़ा सा आपको एक ब्रिज बनाया आपके दिमाग में कि ऐसा भी आपके दिमाग में चलता रहे। चलो जी, अब देखो जी, आगे चलते हैं। अब अगला सवाल आ गया मेरे पास, फाइंड। अगला सवाल आ गया जी, फाइंड टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच half of its मैक्सिमम वैल्यू। ये बताना है कितना टाइम लगेगा। तो जी सीधी सी बात है, आई इज इक्वल टू मुझे पता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसके लिए बताना है, फंक्शन तुम्हारा ये है, ये गिवन है, ये तुम्हारा क्या है, फंक्शन गिवन है। तो अगर फंक्शन गिवन है तो अब मैं इसका जब सॉल्यूशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आई नॉट बाई टू पहुंचने में कितना टाइम लगा, साइन ओमेगा टी। आई नॉट से आई नॉट कट गया, सो 1/2 यानी कि कंपेयर करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, 30 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, यानी कि कितना आएगा, 5/6। ठीक है जी, क्योंकि हम रेडियन में ही लेते हैं। तो जो टाइम है वो कितना आया, 5/6 ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। सो टी टाइम कितना आ गया, 5/6 इंटू 2 पाई इंटू टी। तो ये तुम्हारा पाई से पाई कैंसिल हो गया और T/12, यानी कि टोटल टाइम पीरियड का 12वां हिस्सा, यानी कि T/12 सेकेंड लगेगा उसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू रीच करने के लिए, सॉरी आधी वैल्यू रीच करने के लिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। ये सेम वैसे ही है जैसे वो एम्पलीट्यूड वाला करते थे हम, जैसे हम पढ़ते थे ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी एसएचएम के अंदर। तो बताओ इसका हाफ एम्पलीट्यूड जानने में कितना टाइम लगेगा। तो अब सीधी सी बात है, आप इसको एसएचएम से भी सॉल्व कर सकते हो, सेम ही बात पड़ेगी आपको। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या है कि एक और तरीका है, देखो जी। जैसे कि मुझे पता है कि मान लो ये फाई इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी। सो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू, दोनों तरफ मैं चेंज ले लेता हूं। तो मुझे डेल्टा टी निकालना है कि बेसिकली कितना टाइम लेगा। तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा फाई बाई ओमेगा। तो अब ये डेल्टा फाई का क्या मतलब है, डेल्टा फाई मतलब वो कितना घूमा, ठीक है। तो ये पहले वो क्या था, जीरो पे। अब यहां पे देखो आप इसको, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे कहाँ था, आई क्या था, जीरो, ठीक है। अब तुम्हारा एट I/2 अगर आप इसको लिखोगे, ऐसे लिखो आप इसको, एट आई इज इक्वल टू, मैं निकाल चुका हूं, I/2, सॉरी I0/2 लिख लो। तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां इसका जो फाई जो एंगल बनेगा, यहां पे एंगल कितना था, फाई इज इक्वल टू जीरो। यहां एंगल कितना बनेगा, और ये कैसे निकाला आपने, ये अगर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, चलो फेजर वाला भी, ये फेजर वाला ही कर रहे हैं अपन, कि ये पहले बच्चे यहाँ था, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पे। ये कहाँ पहुंच गया, ये आई नोट था बच्चे, ये माइनस आई नोट था, वो पहुंच गया यहाँ पे I0/2।
यानी कि वो चिड़िया यहाँ पे होगी, कुछ ऐसे ही पढ़ते थे हम, तो इसको यहाँ से मिला दो, तो ये यहाँ से ऐसे चला होगा, इतना ही तो चला होगा। ठीक है, अब ये अगर I0/2 है, ये तुम्हारा क्या बनेगा, रेडियस I0, तो ये एंगल कितना बनेगा तुम्हारा, कॉस 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, ये तुम्हारा बनेगा 60। ठीक है जी, अगर ये 60 है तो ये कितना बना 30, तो यानी कि वो फाइव कितना रोटेट किया 30, यानी कि π/6, यानी कि डेल्टा फाइव कितना आया तुम्हारा π/6। तो टाइम तुम्हारा अब यहां से निकल जाएगा इसका, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा फाइव यानी कि π/6 इंटू 2π/t। तो यहां से भी आंसर तुम्हारा कितना आएगा t/12। ठीक है, या फिर फेस चेंज को, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, कई बार इस पे सवाल भी आ जाता है कि इतना फेस चेंज हुआ, कितना फेस चेंज हुआ इसका π/6, वो कितने टाइम इक्विवेलेंट के इक्वल है, तो इतना, यानी कि जो π/6 का फेस डिफरेंस है, भाई घूमा तो फेस चेंज हुआ, 0 पे था, इतना फेस चेंज हो गया, यहां पहुंच गया, तो जो फेस डिफरेंस है वो t/12 इक्विवेलेंट, t/12 टाइम इक्विवेलेंट के बराबर है। ठीक है, तो अब मुझे पता है π/6 फेज डिफरेंस बोलूं मैं या t/12 बोलूं, तो t/12 से आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, यानी कि कितना फेज में चेंज हुआ होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं ये आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो ये 3 सवाल आपको समझ में आए होंगे, किस किस तरह से आपसे ये बेसिक सवाल पूछे जाएंगे और आपको आंसर देना है। ठीक है जी, तो टाइम इक्विवेलेंट का भी आ जाता है कि कितना फेज चेंज हुआ, तो टाइम इक्विवेलेंट बताओ। अब हम थोड़ा सा इसमें अब प्योर मैथ्स सीखेंगे, हम बेसिक मैथ, तो वो कैसे कैसे है, तो ये हम पहले सीखेंगे, हमने बेसिक मैथ में भी पढ़ा है, हम सीखेंगे बच्चे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, यानी कि एसी के अंदर अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो करंट है या वोल्टेज है उसकी हम एवरेज वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। तो आपको अगर थोड़ा सा बेसिक मैथ में याद दिलाऊं, बेसिक मैथ कोई भूला भी हुआ हो बच्चा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं कोई क्वांटिटी लेता था y इज इक्वल टू मान लो fx है, ठीक है, मुझे कैलकुलेट करना है y एवरेज, ठीक है, फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है जी, तो मैं क्या करता था, y एवरेज विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फॉर्मूला होता था y dx, x1 से x2 इसको इंटीग्रेट कर दो अपॉन dx, बच्चे x1 से x2, तो ये तुम्हारी y एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग भी होता था, अगर मैं इसका फिजिकल मीनिंग की बात करूं तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व वाई एक्स का जो कर्व है डिवाइड बाई जो भी तुम्हारा टोटल टाइम लग रहा है। या फिर इसका ये भी मतलब होता था, जैसे कि ये मैं फिजिकल मीनिंग बता रहा हूं इसका इंटीग्रेशन का, ये अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं x1 से x2 और ये y और x का कर्व है, वाई एक्स का कर्व मतलब ये वाई एफ एक्स, कर्व मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर और वी की एवरेज वैल्यू निकालनी हो, तो ये वाई यहां से कंपेयर कर रहा हूं मैं, ये वाई क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया, एफ एक्स मतलब टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना ये क्या लिख दिया, कई बच्चों के ये वाई एफ एक्स क्या होता है, अरे वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी, तो फंक्शन है ये एक्सेलरेशन, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ए इंटू डी टी ऐसे करके यहाँ चेंज करेंगे बस हम, अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन, यानी कि इस एरिया को, एरिया अपॉन x2 माइनस x1, वही तो है, सेम ही चीज तो हो रही है, टोटल टाइम लिख दिया सॉरी मैंने यहाँ, अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी, अब मैं निकालता हूं किसकी भला, आई नॉट, पहला देखते हैं जी, आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालता हूं फॉर फुल साइकिल, फिर रिजल्ट है हम सीधे याद रख लेंगे, क्योंकि हम नीट के बच्चे हैं, हमें सॉल्व करने की जरूरत, नीट क्या क्या किसी भी बच्चे को सॉल्व करने को फिक्स होते हैं रिजल्ट्स, तो बार बार हम उसको वो नहीं करेंगे। तो फुल साइकिल यानी कि 0 टू टी टाइम पीरियड, टी बोले तो
2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर मुझे आई एवरेज निकालना है तो आई एवरेज का मतलब क्या है, किसका फंक्शन है, टाइम का, यानी कि आई डी टी, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो x क्या है यहाँ पे, t टाइम, y क्या है तुम्हारा करंट, यानी कि करंट टाइम का फंक्शन है। तो आई डी टी कहां से कहां तक, 0 से t डिवाइड बाई 0 से t डी टी, आसान है। अब आई तुम्हारा क्या हो गया जी, देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से t डिवाइड बाई टाइम। आई नॉट को बच्चे बाहर ले लो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, कहां से कहां तक, 0 से t। ठीक है जी। तो ये तुम्हारा क्या बन गया बच्चे, आई नॉट बाई टी, माइनस बाहर ले लो, ओमेगा को भी बाहर निकाल लो, कोस ओमेगा टी अपर लिमिट ओमेगा टी माइनस कोस 0। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, कोस ओमेगा यानी कि 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 1, टी से टी कट गया, कोस पाई की वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये भी तुम्हारा कितना आ गया, 0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आई नॉट बाई ओमेगा टी माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी, तो कितनी आई वैल्यू तुम्हारी, 0। यानी कि अब यहां से मैं ये तो मैंने इंटीग्रेशन करके दिखा दिया कैसे आई है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो मैं याद रखूंगा। रिजल्ट, ठीक है, बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है। यहां मैंने अल्टीमेटली अगर आप देखो तो किसकी एवरेज वैल्यू निकाली, बेसिकली मैंने साइन की, आई नॉट तो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही आ गया, तो मैंने साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकाल ली। तो मैं अब इसको कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना, मैं इसको लिखूंगा बच्चे कि साइन ओमेगा टी की एवरेज का साइन होता है ऐसे, ये जो साइन मैंने बनाया बच्चे ये एवरेज का साइन है, इसकी वैल्यू होगी 0। सिमिलरली कोस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू भी हार्मोनिक फंक्शन है 0। कब, जब आप फॉर फुल साइकिल निकालोगे, यानी कि 0 टू t। ठीक है जी, पहला रिजल्ट तो ये हो गया तुम्हारा। दूसरा रिजल्ट क्या है जी, अगर साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी दोनों की वैल्यू निकाली जाए और वैल्यू आए तुम्हारी 2 बाई पाई, क्या है तुम्हारी वैल्यू, 2 बाई पाई, तो ये किसके लिए होगी, फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल बोले तो 0 टू बच्चे t/2। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, कितनी आएगी, 1/2, किसके लिए, फोर फुल फुल एंड हाफ, दोनों साइकिल के लिए, आप किसी के लिए भी निकालो तो साइन स्क्वायर अगर कहीं बन रहा है, साइन स्क्वायर का फंक्शन, स्क्वायर का फंक्शन, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप ये साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू निकालो, ये साइन थीटा है, ठीक है ना। तो ये साइन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये कई बच्चे सोच लेते हैं साइन 2 ओमेगा टी हो, 3 ओमेगा टी हो, साइन, इन सब की एवरेज वैल्यू सबके लिए ये 3 ओमेगा टी हो, 4 ओमेगा टी बाई 2 हो, ओमेगा टी बाई 4 हो, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क है ये साइन स्क्वायर है या साइन की पावर 1 है, बस देखो यहाँ स्क्वायर है, ये कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे। साइन 2 ओमेगा टी बताओ इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, फॉर फुल साइकिल 0, फॉर हाफ साइकिल 2 बाई पाई, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना ये ओमेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होना, उसका भी लॉजिक देता हूं। अरे भाई अगर आपने यहाँ 2 ओमेगा कर दिया तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब तुम्हारी ओमेगा कितनी है, 2 ओमेगा। भाई ये क्या होती है, ये टी इज इक्वल टू जो होता है 2 पाई बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ 2 ओमेगा हो गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब कितनी होगी, 2 ओमेगा। तो बात तो वही आएगी ना, यहाँ 2 ओमेगा इंटू टी, तो 2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा है इंटू टी, तो टी की जगह क्या रखोगे आप, 2 पाई बाई ओमेगा। अरे बोलो, 2 ओमेगा से 2 ओमेगा कट गया, तो बात तो वही बनेगी तुम्हारी, सेम टू सेम। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं।
तो इसलिए यहाँ आपको ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो फिर टाइम पीरियड भी तो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं होता। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब साइन 2 ओमेगा टी तो उसके लिए क्या, अरे 3 ओमेगा टी हो, ओमेगा टी बाई 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स है ये, सिंपल। अब हम पहला काम जो करते हैं, सबसे पहली बात पे आ जाते हैं हम, एवरेज वैल्यू। रिजल्ट हमें पता ही है, मैथ्स हमें पता ही है। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। पहली, हमारा फंक्शन क्या है, सिंपल सी बात है, हार्मोनिक फंक्शन के लिए ही हम पढ़ रहे हैं सब कुछ, साइन ओमेगा टी फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। तो आई की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, 0। ठीक है जी। दूसरा, फॉर हाफ साइकिल, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, एवरेज निकालोगे आप, तो ये ऐसे लिखेंगे हम इसका, आई का क्या कर रहे हैं हम, एवरेज। तो इसका मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज। तो इसको लिखेंगे आई नॉट कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, साइन ओमेगा टी। कितने के लिए बोला है, हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए वैल्यू क्या आती है, 2/पाई। तो इसका आंसर कितना आया, 2I0/पाई। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं हम बात करते हैं फॉर क्वार्टर साइकिल, यानी कि 1/4 के लिए। तो अब 1/4 के लिए क्या होगा, देखो जी, मुझे क्या निकालना है, एवरेज ये निकालना है। सिंबल तो यही है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन अब कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 to T/4 ये निकालना है। कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार छोटा सा ये एक बार ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ बना लिया जी। ध्यान से देखते रहना, मैथ्स बड़े सुंदर तरीके से हम मैथ्स को यूज करेंगे। ये कहाँ है, 0 से T/2 और ये T ऐसे है। ठीक है जी। मुझे कहाँ तक के निकालना है, T/4 के लिए। अगर आप इसको देखो, जब मैं क्या निकालता था, T/2 के लिए, ठीक है, 0 to T/2 के लिए, तो ये क्या होता था, साइन ओमेगा टी डी टी, ऐसे होता था। तो क्या मैं इसको, इसका फिजिकल मीनिंग क्या बना, एरिया अंडर द कर्व। तो क्या मैं इसको ए हाफ लिख सकता हूँ और डिवाइड बाई T/2, यानी कि टी हाफ। भाई ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना इसको, फिजिकल मीनिंग जो हम लिख रहे थे। आपको याद हो तो थोड़ा मैं रिकॉल कराता हूँ ये वाली बात, ये वाले एरिया अंडर द कर्व। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एरिया अंडर द कर्व, और डिवाइड तो ये x2 - x1 है ही, तो सेम ही तो किया मैंने। देखो ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, आराम से सीखो, आराम से समझो। ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, फाइनाइट इंटीग्रल। इसका फिजिकल मीनिंग वाला यूज कर लिया हमने कि एरिया अंडर द कर्व। तो मैं इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला ग्राफ के नीचे यही तो एरिया बना, तो ये मान ले मैंने हाफ एरिया लिख लिया इसको। ठीक है। और टाइम कितना लिखा मैंने, 0 से T/2, तो ऐसे ही तो लिखा। क्लियर है। सिमिलरली मैं यही चीज यूज करूंगा, लेकिन थोड़ा सा हट के चीज यूज करूंगा कि ये जो है, तो इसका तुम्हारा क्या हुआ होगा, इंटीग्रेशन 0 से T/4 साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई T/4। ठीक है। क्या मैं अब ये T/4 वाला, यानी कि इतना एरिया है बस, क्योंकि मैं यहां से यहां तक इंटीग्रेशन कर रहा हूं, यहां से यहां तक एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं, क्या ये इस टोटल एरिया का आधा है। आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 इंटू A/2 डिवाइड बाई, क्या टाइम जो है यहां से यहां तक का वो भी आधा है, किसका आधा है, हाफ टाइम का। क्या ये कट जाएगा, हाँ सर कट तो रहा है। इनटू क्या, A/2 अपॉन टी हाफ। क्या इसकी एवरेज वैल्यू आप जानते हो, तुरंत दिमाग में आया बच्चे के, हाँ सर इसकी तो आपने पढ़ाई थी, कितनी थी, 2/पाई। आंसर कितना आया, 2I0/पाई। कह रहे सर ये तो मजा आ गया, इसका फिजिकल मीनिंग का यूज करके तो सवाल है ना, इंटीग्रेशन करना पड़ा, और जो हमने पहले से ही पता है उससे ही हमने अपना सवाल बना लिया, तो ये तो फटाफट हो गया। तो बिल्कुल
तो इसमें हमने किसका यूज किया है? फिजिकल मीनिंग का। ठीक है जी। अगली चीज हम करते हैं, अगली हम पढ़ते हैं, अगर मुझे निकालनी आ गई एवरेज वैल्यू किसकी? फुल वेव रेक्टिफायर, वो हम एंड में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिंपल हार्मोनिक फंक्शन ही है, लेकिन हार्मोनिक फंक्शन अब कैसा है वो मैं आपको बताता हूं। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ध्यान से समझते रहना, मैथ से, प्योर मैथ से। ठीक है जी। और मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? वही फुल साइकिल के लिए निकालूंगा। तो रेक्टिफायर का पहले मैं आपको कर्व बताता हूं। रेक्टिफायर ऐसे होता है, आगे हम डिवाइस पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, चैप्टर के लास्ट में जाके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बस निकालना यहां सीख लेंगे क्योंकि इसी चैप्टर की बात है। तो अब ये है तुम्हारा। ठीक है जी। अब तुम्हारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो कैसा होता है? ये वाला जो नीचे होता है साइन में, नीचे नहीं होता, ये वाला तुम्हारा यहां आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, कोई बात नहीं जी। ये तुम्हारा आई है, ये तुम्हारा टी है। ठीक है जी। तो अब मैं 0 to t निकालना चाहता हूं, टाइम पीरियड। अब एवरेज पहले क्या होता था, जब मैंने निकाला है ऐसे होता था, तो प्लस माइनस ये तो जीरो हो गया। लेकिन यहां एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां एवरेज वैल्यू अब जीरो तो होगी नहीं भाई। पहले साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या हो जाती थी फुल साइकिल पे? जीरो। लेकिन ये वाला तो नीचे ना हो गए तो ऊपर हो गया, तो कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू तो आएगी। तो यहां अगर मैं आई एवरेज निकालता हूं तो मेरा आई एवरेज बनेगा, अगर आप देखो, क्या जी? सेम तरीका, आई नॉट साइन ओमेगा टी, 0 to t मुझे निकालना है। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि इसका यहां जीरो नहीं है, यहां ये वाला नेगेटिव में नहीं है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट कर लेता हूं सिंपल, एरिया की फिजिकल इंटरप्रिटेशन से मैं सवाल सोल्व करूंगा। पहले मैं क्या करता था, अगर मैं पहले फिजिकल इंटरप्रिटेशन करूं तो ये ए हाफ और ये भी ए हाफ, लेकिन ये माइनस का, ये प्लस का, तो जोड़ूंगा तो जीरो आ जाएगा। तो मैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन से मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। कैसे जी? देखो, आई नॉट इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड टी। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ इस कितना एरिया आ रहा है? ए हाफ तो ये है जी। आप कहोगे हाँ सर, ए हाफ उतना ही एरिया यहाँ है, हाफ हाफ। तो क्या मैं इस एरिया को टोटल 2a हाफ लिख सकता हूँ? आप कहोगे लिख लो सर, बात तो सेम ही है। इंटीग्रेशन सॉल्व होके भी तो इज इक्वल्स टू एरिया ही आता है, एरिया अंडर द कर्व। 2a हाफ लिख लो। क्या मैं नीचे वाले को भी 2t हाफ लिख सकता हूँ? भाई टोटल टाइम पीरियड, तो 2t हाफ जोड़ दो। क्या दो से दो कट गया? कह रहे हाँ सर। क्या फिर से वही चीज बन गई है? तो निकल के ये तो मुझे पहले से ही पता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? ए हाफ अपॉन टी हाफ कितनी आती है? 2/पाई। तो आंसर कितना आया? 2i0/पाई। ठीक है जी। आप कह रहे सर ये तो मजा ही आ गया, सवाल ही आसान हो गया। अब अगर मैं सिमिलरली हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं, देखो ध्यान से देखना, किसकी बात करूं मैं, उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लूं, हाफ वेव रेक्टिफायर, वही फिजिकल मीनिंग का यूज करके, सेम फिजिकल मीनिंग। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है पहले देख लो एक बार। ये हो गया जी आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, आपका हो गया भैया ये तो ये आपका कैसे चल रहा है? कुल मिला के 0 से t/2, फिर t, और फिर ऐसे हाफ हाफ, यानी कि बीच वाला उससे अगले वाला हाफ गायब है। गायब है तो कोई बात नहीं, मुझे तो एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो मैं सेम तरीका यूज करूंगा। आई एवरेज विल बी इक्वल्स टू आई नॉट, 0 to t निकालना है मुझे, साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई टोटल टाइम। मैं तो, मेरे मास्टर ने सिखाया है कि यहां फिजिकल मीनिंग का यूज करूं मैं, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व देख लेता हूं कितना, ए हाफ, और यहां तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो गायब है सब। तो यानी कि मेरे मास्टर ने सिखाया था, तो वैसे ही करता हूं मैं। तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूं ए हाफ डिवाइड बाई टोटल टाइम को, फिर लिख लेता हूं मैं 2 into t हाफ।
अब ये तो मुझे पता ही है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2/पाई। तो रखो जी, I0/2 इंटू 2/पाई, 2 से 2 कट गया, यानी कि I0/पाई। क्या आसान है? आई होप कि सबके समझ में आ रहा होगा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, बहुत आसान है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात आपकी नहीं है। तो ये फुल साइकिल के, अगर इसके लिए हाफ साइकिल भी निकालना आ जाए, चलो भाई, आप कह रहे हो कि सर हाफ साइकिल के लिए बता दो, हाफ साइकिल के लिए करो। आई विल बी इक्वल्स टू I0 0 टू T/2 साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई टी हाफ। ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग 0 टू T/2, तो अब तो सीधा ही हो गया, ए हाफ। तो ये कितना हो जाएगा जी, I0 इंटू ए हाफ डिवाइड बाई टी हाफ, यानी कि वैल्यू कितनी आई, I0 इंटू 2/पाई। तो आंसर कितना आया, 2I0/पाई। तो 2I0/पाई आ रहा है, यहाँ I0/पाई आ रहा है। तो ये बड़े ध्यान से आपको करना है। फुल वेव रेक्टिफायर में दिक्कत नहीं आएगी आपको। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा तुम्हारा, अगर सॉरी इसका हाफ निकालोगे तो ए हाफ अपॉन टी हाफ बनेगा, तो यहाँ वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है? तो सिमिलरली आपको बिल्कुल, आपको प्रॉपर फिजिकल मीनिंग का यूज करना है। ए हाफ अपॉन टी हाफ आप निकाल ही चुके हो कि इसकी वैल्यू 2/पाई आती है, तो आपको इसी में कन्वर्ट करके, इसमें कन्वर्ट करके, वो आपको सारा मैंने विद द फ्लो समझाया। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप अपने पीछे पेज जाके वापस चेक कर सकते हैं। ये तो एवरेज वैल्यू ऐसे निकालते हैं हम, हार्मोनिक, मतलब ये जो हर सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है, साइन ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, इनकी एवरेज वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो। अगर अब एक नई चीज हम यूज करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है जी, अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालना हो, यानी कि मुझे आरएमएस वैल्यू कैसे निकालूं मैं, तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो मेरा है कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाए, हाउ टू फाइंड तुम्हारी आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये है क्या, देखो जी, अगर मुझे आई की आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो ये कैसे करूंगा, पहले करूंगा मैं आई का स्क्वायर, स्क्वायर के बाद लूंगा उसका मीन, और मीन के बाद करूंगा उसका रूट। ऐसे इसका मतलब होता है। कैसे, कि अगर मुझे आई आर एम एस, यानी कि अब इसको कैसे लिखूं, आई का करूंगा स्क्वायर, स्क्वायर का लूंगा मीन, मीन मतलब एवरेज, और उसका करूंगा रूट। ठीक है, लिखना आ गया। सिमिलरली कैसे लिखूंगा अब मैं, आई विल बी इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। तो इस आई की मुझे आरएमएस निकालनी है, तो पहले लिखना सीखो, आई का स्क्वायर करो, I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसका लो मीन। ठीक है जी, क्लियर है? और उसका करो आप एवरेज। ठीक है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहां आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर स्क्वायर का फंक्शन बन जाए तो ये आप, अगर आप यहां देख रहे हो, फुल साइकिल हाफ साइकिल सबके लिए वैल्यू क्या आएगी, 1/2 1/2। तो कोई इसमें हाफ साइकिल फुल साइकिल लेने की आपको ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। क्या दे रखा है आपको, सिंपल बोलेगा आरएमएस वैल्यू, तो आप हाफ के लिए निकालो, फुल के लिए निकालो, 1/2 ही आंसर आने वाला है। तो अगर मैं इसको करूं तो क्या हो जाएगा, I0 का स्क्वायर बाहर निकाल लो, I0 का स्क्वायर, यानी कि आपको मीन किसका लेना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मास्टर ने पहले ही सिखा रखा है, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, स्क्वायर बन गया, तो ये क्या बन गया, I0/2 का अंडर रूट स्क्वायर। तो I0 बाहर निकाल लिया अपॉन रूट, यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। और आप 1/√2 को हमेशा याद रखोगे, इसकी वैल्यू आती है 0.707। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ आपका ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे आपने निकाला है। ठीक है, अब थोड़ा मैं आगे चलता हूं। अब ये V0 साइन ओमेगा टी तो सेम ही बात होती है, I RMS इज इक्वल टू I0/√2, और I0 क्या है तुम्हारा, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। तो I RMS, और यहां आपको रिजल्ट पता चल गया कि I RMS इज इक्वल टू I0/√2। ये क्या है तुम्हारा, पीक वैल्यू, और ये क्या है तुम्हारी RMS वैल्यू। ये ऐसे लिंक है, तो ये बहुत काम आएगी इस चैप्टर में, यही काम की चीज है। आरएमएस वैल्यू या पीक वैल्यू एक निकाल लोगे आप, दूसरी पूछ रखी होगी सवाल में, तो इस ये वाला ब्रिज है, तो इस ब्रिज से आप फिर वो सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी,
अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और कुछ फंक्शंस की हम पीक वैल्यू वगैरह निकालना सीखते हैं। ध्यान से देखो जी, पहला सवाल आ जाता है, आपको दे दिया फंक्शन आई विल बी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है जी। दूसरा फंक्शन आपको दे दिया आई विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस साइन ओमेगा टी, ऐसे दे दिया। तो पहले में मान लो मैंने इसकी आरएमएस निकालनी है, आई आरएमएस पूछ लिया मेरे से, तो मैं क्या करूंगा, वही मेरे मास्टर ने जो सिखाया है, आई आरएमएस लिखूंगा। क्या करूंगा, आई का स्क्वायर करूंगा, उसका मीन लूंगा, उसका रूट लूंगा और आंसर लिखने की कोशिश करूंगा जो जो है। कुछ नहीं करूंगा मैं, मेरे मास्टर ने ये सिखाया है, आई का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस साइन ओमेगा टी का पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है। पहले स्क्वायर को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि वैसे तो आंसर दे नहीं सकता। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, 5×5 = 25 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2×10 साइन ओमेगा टी, 2ab। सिंपल फॉर्मूला। अब मुझे इस पूरे की एवरेज निकालना है, तो अलग अलग कर दो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। 25 का मीन लो प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन लूँ प्लस 10 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है साइन ओमेगा टी। क्या ये वाली से ये लिखने में कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। इसका ही तो मीन लेना है, मीन तो इनका निकालना है। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो कोई मीन होता ही नहीं, सेम का सेम ही आएगा भाई। 25 तो 25 ही रहेगा, क्या मीन निकालोगे उसमें, सीधी सी बात है। तो ये आंसर क्या आएगा, 25। तो ऐसा कैसे, इसका मीन ये आ गया, प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कितना आया जी, 1/2 प्लस 10, और साइन ओमेगा टी का मीन कितना हो गया जी तुम्हारा, 0। ठीक है जी, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये हम सब किसकी बात कर रहे हैं, हम फुल साइकिल की। किसकी बात कर रहे हैं हम, फुल साइकिल। कभी दिमाग में किसी बच्चे के ये आ जाए कि सर हाफ साइकिल पे तो इसकी वैल्यू तो 2/पाई आएगी सर, तो हमें कैसे पता? वो बाय डिफॉल्ट जो आपसे आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे फुल साइकिल के लिए पूछ रहा है, तो ये डाउट ही नहीं दिमाग में आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 51/2, इसका आ गया अंडर रूट, और ये तुम्हारी वैल्यू आ गई आई आर एम एस। आई होप कि आपको आरएमएस की वैल्यू अब निकालनी आ गई होगी। आगे चलते हैं हम। आगे क्या, पीछे सवाल है, आगे भी सवाल करेंगे और भी। आई इज इक्वल टू अब तुम्हारा ए साइन ओमेगा टी। तो पहले मैं इसको चेंज कर लूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई का स्क्वायर यानी कि भाई आई इज इक्वल टू, पहले इसको चेंज तो कर लूँ, a/2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी। एक सिंगल फंक्शन तो बना लूँ तभी तो निकाल लूंगा। तो ये मेरा क्या बन गया, अगर आप देख रहे पा रहे हो, तो आई इज इक्वल टू a/2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर सीधा स्क्वायर करके कर लेते। अरे भाई, सीधा स्क्वायर करके करोगे तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना। तो उस फंक्शन के लिए हमने फिर इसको प्रॉपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्रॉपर सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा यहाँ से आएगा, सीधा दिख जाएगा तुम्हें। तो इसलिए हम एक सिंगल फंक्शन, क्योंकि हम तो क्या पढ़ के आए हैं, साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इनका एवरेज हमने रिजल्ट सीधे याद है, तो उसी में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा बेटर है। तो ये अब तुम्हारा क्या हो गया, आई आर एम एस निकालना है। मेरे मास्टर ने सिखाया था आई आर एम एस निकालना है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, a² / 4 साइन स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूँ थोड़ा सा, उसका रूट। तो ये बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 1/2। a² / 4 इंटू 1/2 का क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा, a/2 1/√2। आंसर क्लियर है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो वो देखो जी, 5 साइन ओमेगा टी हो गया a+b cos ओमेगा टी। अगला सवाल देखो जी, ये मैं इतने करा दूंगा कि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कभी भी यहाँ से सवाल, यहाँ से भी सवाल आ जाता है, यहाँ से सवाल आपका कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा, b cos ओमेगा टी। तो मुझे क्या निकालना है बच्चे, आई आर एम एस। आई आर एम एस कैसे निकालूंगा जी, वही आई का स्क्वायर, उसका मीन, उसका रूट, यानी कि a साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। ठीक है जी। इसका क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर, स्क्वायर का क्या लेंगे बेटा, रूट। करो जी इसको, एक बार सॉल्व करो, फिर मीन लेना है मुझे। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये कितना हो जाएगा जी, अंडर रूट
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये प्रोडक्ट में इसको एक करने की कोशिश करो और फिर इसका मीन अलग 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 अलग, यानी कि ए स्क्वायर कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, यानी कि ए बी को बाहर निकाल लो और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बन गया, साइन 2 ओमेगा टी बन गया। नहीं, इसकी वैल्यू तो कितनी आनी है, 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू अगेन 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर बाई 2। आंसर IRMS। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगला सवाल हो गया मेरा, I इज इक्वल टू बच्चे रूट टी। तो मुझे IRMS निकालनी है और ये कितना कह रहा है, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। ये आपको निकालना है, निकाल देंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IRMS will be equals to I dt 0 से 2, वही बेसिक dt 0 से 2 जो बेसिक मैथ में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो I कितना हो गया, t की पावर 1/2 dt 0 से 2 अपॉन 2, यानी कि t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 0 से 2 इंटू 1/2, इसको ऐसे लिख लिया। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, नीचे कितना आया जी तुम्हारा, अगर आप ये देखोगे तो ये 2 हो गया, इसको बाहर निकाल लो। सॉरी, मैंने ये स्क्वायर नहीं किया इसका, यहाँ पे हमने शायद कुछ गलती कर दी। तो ये क्या बन गया जी, आई स्क्वायर, कल तो स्क्वायर भी करेंगे ना, तो आई स्क्वायर डी टी, इसका मीन निकालेंगे ना, स्क्वायर का मीन निकालेंगे, 0 to 2 डिवाइड बाई डी टी 0 से 2। तो ये क्या करेंगे, टी हाफ का स्क्वायर यानी कि टी डी टी 0 से 2 डिवाइड बाई 0 से 2 डी टी। तो ये क्या बनेगा बच्चे, टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा जी तुम्हारा, इंटू 1/2। समझ रहे हैं आप मेरी बात, और ये 0 to 2, तो ये कितना हो जाएगा जी, 1/4 इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर। यहाँ हम स्क्वायर नहीं किया था क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि ऐसे लिखेंगे ना हम, आई स्क्वायर, इसका मीन निकालना है तो पहले स्क्वायर तो करना पड़ेगा, तो स्क्वायर यानी कि टी, तो टी का टी डी टी आ जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे करके फिर हम सॉल्व करेंगे। अब जी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो जी, अब हमारे पास जो सवाल है वो कुछ इस तरीके का है। थोड़ा एडिशन वेडिशन भी करना आना चाहिए, अगर मुझे ऐड करना आ गया तो ऐड करने का क्या है तुम्हारा, ये भी मैथ्स है तो ये मैथ्स में सिखा रहा हूँ। ये एसएचएम में हम पढ़ते हैं, इन द गिवन फिगर, कहीं भी मतलब हार्मोनिक, दो हार्मोनिक अगर हमें फंक्शन है उनको ऐड करना हो सेम फ्रीक्वेंसी, तो हम ये मेथड यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो सेम फ्रीक्वेंसी, तो उनको कैसे ऐड किया जाता है, इन द गिवन फिगर इफ I1 is equals to 3 sin omega t and I2 will be equals to 4 sin omega t, sorry 4 cos omega t, 4 cos omega t। तो आपको ये बताना है कि I1 करंट तो इधर से आया और I2 इधर से आया, तो I3। तो किरचॉफ वोल्टेज लो, तो किरचॉफ का तो लो फॉलो करेगा क्या जी, I1 इधर से I2 इधर, दोनों जुड़ के इधर चले गए। लेकिन क्या यहाँ लाला जी वाला मैथ यूज करोगे, अब लाला जी वाला बोले तो जैसे हम डीसी 2 एम्पियर इधर से आया, 4 एम्पियर इधर से आया, तो इधर कितना गया, 6 एम्पियर। लेकिन ये तो एसी है, तो इसको ऐड करने के लिए मैथ्स भी तो अलग पढ़नी पड़ेगी, तो इसीलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ये सवाल इसी पे बेस्ड है कि अगर मुझे ये ऐड करना पड़ जाए और मुझसे पूछ लिया जाए कि भैया मुझे I3 की वैल्यू बताओ, और ऑप्शन आ जाए मेरे पास 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 5 साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री, तो इस सवाल का सवाल हो जाएगा और आपको जो मुझे सिखाना है वो भी मैं
मैथ्स वो भी मैं सिखा पाऊंगा। एसएचएम में तो आप पढ़ते ही हो, थोड़ा सा आपका रिकॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई बच्चा भूले बैठा हो तो, क्योंकि 11th में पढ़ा होगा या किसी ने याद नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे हार्मोनिक फंक्शन सेम फ्रीक्वेंसी के फंक्शन हो, हमें ऐड करना हो, तो हम कौन सा मैथ लगाते हैं, हम यूज करते हैं ये वाला ग्राफ। फेजर की तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। कैसे जी? देखो, हम यहां लिखते हैं साइन ओमेगा टी, यहां लिखते हैं हम कोस ओमेगा टी, यहां लिखते हैं हम माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, ये 2 हो 3 हो जो सवाल में हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी। ठीक है बच्चे, अब बनाना शुरू करो। पहला फंक्शन क्या है, 3 साइन ओमेगा टी। तो पहला फंक्शन क्या बनेगा आपका, 3 साइन ओमेगा टी। 3 साइन ओमेगा टी बोले तो इधर कितना बन गया, 3 साइन ओमेगा टी। ये हो गया जी तुम्हारा कितना, 3 साइन ओमेगा टी, सॉरी। तो 3 साइन ओमेगा टी यानी कि 3 एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, ऐसे बन गया। अगला 4 कोस ओमेगा टी यानी कि 4, और ऐसे बना दिया 4 कोस ओमेगा टी 3 साइन ओमेगा टी। अब ये एम्पलीट्यूड जो है, इस एम्पलीट्यूड का एडिशन हम कैसे करेंगे, एज ए वेक्टर की तरह से। तो वेक्टर की तरह से करेंगे तो एम्पलीट्यूड कहीं आएगा बीच में, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5, यानी कि एम्पलीट्यूड कितना है 5। अगर ये 5 आया तो ये एंगल कितना आया, थीटा। थीटा आपका आ जाएगा 4/3, यानी कि 4/3, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू 53 डिग्री। तो ये कितना है तुम्हारा 53 डिग्री। अब आपको इसको लिखना है किसकी टर्म में, साइन कोस किसकी टर्म में। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप अगर ऐसे मूव करोगे एंटी क्लॉकवाइज तो आप एंगल को क्या लोगे, पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आप क्या लोगे, नेगेटिव। अब कह रहे हो सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं समझाता हूं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं कोस से, कोस से, ठीक है जी, तो ये क्या होगा तुम्हारा, कोस कितना आया जी तुम्हारा, जैसे तुम्हारा पहले साइन से लिखते हैं, तो ये साइन से लिखते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 5 तो एम्पलीट्यूड तो निकाल ही लिया आपने, अब साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस, यहां तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे चलना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी प्लस में जोड़ेंगे हम उसको, साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है। तो ये कैसे, 5 एम्पलीट्यूड तो निकाल लिया तुमने 5, I3 विल बी इक्वल टू 5, ये तो अलग सॉल्व हो गया। अब साइन को कैसे लिखेंगे, ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी में प्लस कितना जोड़ें, 53 डिग्री, तभी तो जाके पहुंचोगे 5 तक। पहुंच गए अपन, यहां तक पहुंचना है ना, अब इस पे पहुंचना है ना। तो यहाँ ये वाला तुम्हारा क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, ऐसे लिखते हैं। अब सिमिलरली अगर मुझे कोस की टर्म में लिखना हो, तो कोस की टर्म में कैसे लिखूंगा, I3, 5 एम्पलीट्यूड तो पता ही चल गया, कॉस, कॉस की टर्म में जब लिखूंगा तो कॉस से मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, यानी कि मुझे क्लॉकवाइज, यानी कि इस एंगल, ये एंगल कितना है 37 डिग्री, और कैसे, क्लॉकवाइज नेगेटिव, यानी कि जब मैं इसको लिखूंगा तो 5 कॉस ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री। अब आप ऑप्शन देखो कौन सा है तुम्हारा, कॉस में कितना जाए, तो ये तो कॉस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, साइन में 53 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो जब भी कोई भी दो ऐसे फंक्शन हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो आप उनको ऐसे इस ग्राफ से, इस फेजर टाइप ग्राफ से आप उसको ऐड कर सकते हो। दिस इज द मेथड टू ऐड कौन सी, दोज टू फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दो हार्मोनिक फंक्शन जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनको आप इस ग्राफ से ऐसे ऐड कर सकते हो। आपको मान लो लेट्स सपोज किसी बच्चे का मन कर रहा हो, सर माइनस कोस से लिखूं, फिर कैसे लिखूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस कोस ओमेगा टी। अब देखो आप कहां चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो ना, कितना 90 प्लस 53 डिग्री, तो प्लस का चले आप ऐसे, तो उसको आप ऐसे लिखोगे, तो आप हर माइनस साइन माइनस कोस इस सब के टर्म्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे सीधी सी बात है, आंसर किससे मैच करना है, साइन कोस, तो मैंने साइन कोस के टर्म में इसको लिख के देख लिया, जो कि आंसर मेरा ये आया। क्लियर है? तो ये बेसिक मैथ था इसका, जो जो हम यूज करने वाले हैं, कैसे हम फंक्शंस को ऐड करते हैं। मान लो करंट दे दिया, ये सवाल पूछ लिया, तो आप कौन सा इसमें मैथ लगाओगे, परेशान ना हो, सीधे सीधे सॉल्व कर पाओ आप। तो इसके बाद हम कल फिर
एसी के मेजरमेंट्स वगैरह और एसी सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम वो फेजर वगैरह पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।